नमस्कार साथियों, मैं अभिजात आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। एक बेहद दुखद खबर है। उत्तराखंडी लोक जगत की थाती जन गीतकार और लोक कवि हीरा सिंह राणा का 13 जून 2020 की सुबह निधन हो गया, जो उत्तराखंडी लोक संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी के उपाध्यक्ष भी थे। यदि राणा जी को उत्तराखंडी लोक संगीत का हीरा कहा जाए तो संभवतः यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही अर्थों में राणा जी की आवाज़ उत्तराखंड के सौंदर्य, संघर्ष और साहस की आवाज़ रही। उनकी कविताओं में पहाड़ का दर्द भी था और दमित व शोषित वर्ग की पीड़ा भी। कुमाऊनी लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले लोक गायक राणा जी उत्तराखंड लोक में हृदय नाम से विख्यात रहे। एक इंटरव्यू में राणा जी ने बताया था कि उनके एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। राणा जी के मुताबिक इस कार्यक्रम में राणा जी ने आ लीली बाखरी गाना गाया और उसका मंचन भी किया, जिसे देखकर शास्त्री जी की पत्नी ने उनकी तारीफ की थी। जबकि इस कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पत्नी को अपना बचपन व पहाड़ में बिताया समय याद आ गया, जिस पर वे रो पड़ी थीं। आइए उनके रचना संसार और जीवन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। उनके जीवन पर लिखी गई किताब संघर्षों का राही के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी से। सच्चे अर्थों में उनके लिए यही हमारी श्रद्धांजलि हो। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, उत्तराखंड के एक बहुत बड़े कवि गीतकार आदरणीय हीरा सिंह राणा जी का देहावसान हो गया है, तो उनके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ आपके कैसे अनुभव रहे उसके बारे में बताइए सर। पहली बात तो यह है कि हीरा सिंह राणा को तमाम लोगों ने जिस एक फ्रेम में बांधा है और जिस फ्रेम में लोग हीरा सिंह राणा जी की बात करते हैं, हीरा सिंह राणा का फलक बहुत व्यापक है। और हीरा सिंह राणा एक जनकवि ही नहीं बल्कि हिमालय की संवेदनाओं के कवि हैं जी। और वो पहाड़ की महिलाओं के दर्दों के कवि हैं। वो उत्तराखंड के परिवेश के कवि हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी रचनाओं में, उनकी रचना यात्रा में जहाँ बिंब है, वहाँ पर एक जो शब्द चयन है वो बहुत ही विशिष्ट है। और उन्होंने जिस ढंग से लोगों की संवेदनाओं को अपनी कविताओं में, अपने गीतों में उतारा है, वो हीरा सिंह राणा को एक जन कवि के रूप में स्थापित करता है। और हीरा सिंह राणा की जो सबसे बड़ी विशेषता है उनकी पूरी जीवन यात्रा की, और उनके विशेषकर हम उनकी रचना यात्रा पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। क्योंकि जीवन यात्राओं पर बात करना एक व्यक्ति के साथ बात करना होता है जी। और जब हम रचना यात्रा की बात करते हैं तो हम पूरे समाज और पूरी उसकी जो पूरी परिकल्पना है उस पर हम सब लोग बात करते हैं, और वो ज़्यादा स्पष्ट भी होता है, ज़्यादा सही भी होता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम जब भी किसी अपने लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम ज़्यादा उसके व्यक्तिगत जीवन पर बात करने की कोशिश करते हैं, उसके रचना कर्म पर बात करने की कोशिश नहीं करते। तो हीरा सिंह राणा का भी एक किस्म से मैं कहूँगा कि साहित्य और समाज में जो योगदान है उसका मूल्यांकन उस ढंग से नहीं हो पाया जिसके लिए वो बने थे। तो हीरा सिंह राणा की जो यात्रा चलती है वो हमारे एक आम गांव के आदमी के जीवन की जो यात्रा है वो हीरा सिंह राणा के जीवन की यात्रा है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन को आम लोगों के साथ ढालते हुए और उसकी संवेदनाओं को अपने अंदर लाते हुए और उन्होंने जो भोगा है उस यथार्थ को अपनी कविताओं में, अपने गीतों में लाकर उन्होंने गांव के परिवेश को एक व्यापक रूप दिया। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हुई कि भले ही उन्होंने कुमाऊनी भाषा में अपनी रचनाएं की हों, भले ही उन्होंने पहाड़ के गाँव और वहाँ की महिलाओं के दर्दों को अपनी कविताओं में लाया हो, लेकिन जब हम उसका पूरा मूल्यांकन करते हैं तो देश और दुनिया के उन तमाम समाजों की आवाज़ बनती है उनकी कविता, जो हाशिए में छूटे हुए समाज हैं, या जो दलित है, जो मजदूर है, जो दलित वर्ग है और जो महिला है और जो शोषित वर्ग है, उसकी आवाज़ को कहने का सबसे बड़ा आधार जो हीरा सिंह राणा है। और आपने जैसे कहा कि हम उनको कैसे अनुभव करते हैं, तो हीरा सिंह राणा अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण तहसील
में एक जगह मानिला पड़ती है, जो बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक और आध्यात्मिक और भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक जगह है। जी जी। और इतिहास के बहुत बड़े सोपान भी उस क्षेत्र के हैं, क्योंकि जो सल्ट क्षेत्र है वो आज़ादी के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जहाँ पर जिसको हम कुमाऊं की बारादोली के नाम से सल्ट को जानते हैं, और जहाँ पर एक बड़ी क्रांति हुई थी। उसी के बगल के रहने वाले हीरा सिंह राणा जी हैं, तो उस पूरी क्रांति का प्रभाव भी हीरा सिंह राणा के गीतों पर और उनकी रत्न यात्रा पर पड़ा है। और ये उनका जन्म जो है, जैसा वो पहले टाइम में होता था कि वो जिस गांव के रहने वाले थे, मोहन सिंह राणा जी उनके पिताजी का नाम था, उनकी माता जी जो हैं नारंगी देवी जी थी। तो बाद में स्कूल के जब हम सब लोग उनको पहले सभी लोगों के नाम लगभग जन्म तिथियाँ वो ढंग से पता नहीं होती थी, क्योंकि अपने हिसाब से सब कुछ कर लिया जाता था। लेकिन जो माननीय जब स्कूल के रजिस्टर और सब बातचीत हुई, तो उसके एक आधार हम सब लोगों ने मान लिया और उनकी जन्म तिथि को हमने 16 सितंबर 1942 मान लिया। जी। तो एक किस्म से हम उनसे कहेंगे कि 16 सितंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था। और एक यहाँ से उनकी एक जब यात्रा शुरू होती है, तो अपना जो बचपन और जो पहाड़ की जो तमाम विडंबनाएं हैं बाहर जाने की और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के संघर्ष की, उसे हीरा सिंह राणा जी अछूते नहीं रहे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो जन सरोकारों का बीज था और अपनी अभिव्यक्ति का जो एक अभिव्यक्ति जो कला उनके अंदर थी, वो बहुत बचपन से ही उनके अंदर थी। तो मैं उस पर सब पर इसलिए नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम उस पर बात करेंगे तो हीरा सिंह राणा जी का जो मुख्य काम है वो छूट जाएगा। तो मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो हीरा सिंह राणा को राष्ट्रीय ही नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और दुनिया पर जितने भी हिमालय के कवि हैं, विशेषकर जो हिमालय पर लिखने वाले पहाड़ों के कवि हैं, उसमें चाहे रूस के हों, चाहे हमारे और जगहों के हों, जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, और इस देश में भी जितने भी जनकवि हुए हैं, चाहे उसमें पाश हुआ हो, चाहे उसमें दुष्यंत हैं, चाहे उसमें अदम गौंडरी हों, उनके स्तर पर हीरा सिंह राणा है, और कई कई जगह पर तो उनसे आगे भी हैं। तो इसलिए हमको उस जगह से बात शुरू करनी पड़ेगी जहाँ हीरा सिंह राणा का की सही जगह है। तो इसलिए मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हीरा सिंह राणा को समझने का मतलब है हम एक समय की चेतना के स्वरों को समझ सकते हैं, उस चेतना को समझ सकते हैं। हीरा सिंह राणा बेसिकली चेतना का कवि है। हीरा सिंह राणा बेसिकली हमारे जन आंदोलनों से उपजी हुई हमारी जो आकांक्षाएं हैं, आवाज है, वो आकांक्षाओं को रूप देने वाला कवि है। और तो जब वो अपने गीतों को गाते हैं, अपने गीतों को कहते हैं, तो उसमें वही पूरा भाव रहता है जो हमारे इर्द गिर्द हमको उसके लिए उत्प्रेरित करता है। तो एक तो ये बात है हीरा सिंह राणा के बारे में। और हीरा सिंह राणा की जो शुरुआती, अगर आप उनकी पूरे चरित्र को देखें, लिखने के भी और व्यक्तिगत चरित्र को भी देखें, तो उन्होंने जो एक उनकी बहुत प्रसिद्ध गीत है उनका, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी उसको जानते होंगे, उस गीत को तमाम लोग गुनगुनाते भी हैं और बहुत अच्छा सबको लगता है। वो है मेरी मानी ले डानी बलाई लियोना। तो हीरा सिंह राणा की वो मेरी मानी ले डानी तेरे बलाई लियोना पूरे गीत में तो जो है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण अंश है वो हीरा सिंह राणा के पूरे व्यक्तित्व को बताता है। और वो सिर्फ 2 लाइनें हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ कि हीरा सिंह राणा कैसे अपने बारे में और अपने जीवन को कैसे, उनकी जो सूक्त वाक्य है अपने जीवन का, उस पर कैसे चलते हैं। तो उन्होंने उसमें कहा है, जैसे कवियों का और लेखकों का हमेशा रहता है अपना परिचय देने का एक अंदाज था एक समय में, कि वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र के नाम से परिचय देते थे। तो उसी ढंग से हीरा सिंह राणा जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं छू हीरू डढोई को पीड़े की गढ़ोई। और ये बिंब इतना बड़ा बिंब है कि इस बिंब को अच्छे खासे लिखने वाले भी मुझे लगता नहीं कि कहीं दिखाई देता होगा। मैं छू हीरू डढोई को पीड़े की गढ़ोई, मतलब पीड़ की गढ़ोई कितनी बड़ी होगी, मतलब पीड़ की गढ़ोई का मतलब है कि दर्दों से भरी हुई एक गठरी होगी, मतलब है। और मैं का मतलब हीरा सिंह राणा नहीं है, मैं का मतलब हीरा सिंह राणा के गांव और हीरा सिंह राणा के परिवेश में रहने वाले तमाम लोग हैं, मतलब। तो उन्होंने जब कहा कि नेचु हीरू गढ़ोई को पीड़े की गढ़ोई, प्यार खुटी समेरी लियायो जो पीड़े को बटोई, मतलब ये जो पूरी समाज की पीड़ा है,
हैं, उसको मैं तेरे चरणों में ले आया हूँ, हैं। मेरी बेनती जय जय माने हम तेरे भले ही होना। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे समाज कल्याण आप करो और पूरे समाज का कल्याण करो, इन सबके दर्दों को हरो, हैं। जी, जी। ये भाव था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हीरा सिंह राणा का जो सोचने का दायरा था, हैं, वो कितना बड़ा था, जी। हैं, और कितना महत्वपूर्ण था। तो यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है। तो जब हम उनके गीतों पर आते हैं तो मैं हीरा सिंह राणा के जनगीतों पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा तो मुझे लगता है कि हम बंद करके रह जाएंगे, इसलिए हम इस बातचीत को बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ सवाल बच जाएंगे मैं उन पे फिर बात कर लूँगा, लेकिन आप फिलहाल बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप क्योंकि उनके साथ रहे हैं, आपका समय बीता है उनके साथ, आपने ज़्यादा नज़दीक से महसूस किया है उन्हें, तो आप ज़्यादा कुछ बता पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये कह रहा था हीरा सिंह राणा, एक मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी। हीरा सिंह राणा ऐसे समय में हमारे बीच से गए हैं जब पूरे देश और दुनिया और विशेषकर पहाड़ में भी अब के खतरे बहुत बढ़ गए हैं जी। और विशेषकर लोग नीतियों पर बात नहीं करना चाहते, लोग व्यवस्था के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, या अगर कहीं लोग बोल रहे हैं तो उनको व्यवस्था बोलने नहीं देती। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे समय में हीरा सिंह राणा की आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं एक गीत के माध्यम से आपको उस बात को बताना चाहता हूँ। मैं गा तो नहीं सकूंगा उसको बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या करता हूँ कि एक उन्होंने गीत बनाया, पिछले बहुत दिनों से उस गीत को नहीं गा रहे थे। जी जी जी। तो मैंने उनसे कहा कि आज इस गीत की बहुत ज्यादा प्राथमिकता है, क्योंकि पूरा जो पहाड़ है वो जिस संकट में है उस संकट को आपका एक गीत परिलक्षित करता है। तो गीत को मैं आपको बताता हूँ जी। तो गीत उनका है, होली खिलनिया रे मैं रंग लगो तो कह कह, होली खिलनिया रे मैं रंग लगो तो कह कह, वे मीठू रंग लगोनिया रे, वे मीठू रंग लगोनिया रे मैं रंग लगो तो कह कह। तो इसका आगे सुनिए आप क्या कमाल का है। जी जी। कोई खोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, कोई क्या दर्द है, कोई खो जी, कोई खो तो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ पलायन, देवी जपता बंद थे जाओपन। देखो कितना कमाल का है कि देवी देवता जो है अलमारी में बंद है, मतलब जी जी। देवी जपता बंद थे जाओपन, वे मीठू शंख फुकनिया मैं रंग लगो तो कह कह, मैं फूकी रंग लगोनिया। ये अभिव्यक्ति है हीरा सिंह राणा की। कितना दर्द है, मतलब कितने दर्द के साथ उन्होंने इस बात को कहा है, और उन्होंने कहा कि क्या हालात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने जब आगे इसको कहा, तो उसका अंतिम पद है, मैं बीच वाले में नहीं जा रहा हूँ, बीच भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका अंतिम पद बड़ा कमाल का है जी जी। उसको सुनना बहुत जरूरी है जी। उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि होली वालों को संबोधित करके गीत उन्होंने बनाया जी था। जी जी। तो उन्होंने कहा, सुनी लियो रे होली का होल्यारो, सुनी लियो रे होली का होल्यारो, खाली नहीं करो कुछ विचारो, सुनी लियो होली का होल्यारो, खाली ही नहीं करो विचारो, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा, ऐगे जमीन पे चढ़िया मैं रंग लगो तो कह के, ऐगे पहाड़ पे चढ़िया। ये उनके अभिव्यक्ति थी जो उन्होंने आज के संदर्भ में गीत को उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा कि कैसा पहाड़ हमारे हाथ से निकल रहा है और कैसे लोगों ने पहाड़ की नीतियां बनाई, इस पर उनका था। तो इसलिए हमको लगता है कि हीरा सिंह राणा के इन गीतों का रहना बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक था। एक दूसरा, उन्होंने पिछले दिनों पूरे पलायन पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने 4 पंक्तियों में बहुत अच्छे ढंग से पलायन को अभिव्यक्त किया था और ये बताया था कि पलायन कोई व्यक्तियों को लाया हुआ नहीं है, ये नीतियों का लाया हुआ है। अगर नीतियां सही होती तो लोग थोड़ी जाते, लेकिन उन्होंने तब इसको कहा कि नीति जनित है, पूरा व्यक्ति जनित नहीं है जी, जी। जो लोग कह रहे हैं कि तुम भाग के चले गए पहाड़ से ना, तो हीरा सिंह राणा इसको कंडम करते हैं। तो वो कैसे कहते हैं कि त्योर पहाड़ न्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ न्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़,
बुजुर्ग बोले जोड़ पहाड़, जी जी। बुजुर्ग बोले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नानकिनू ले छोड़ पहाड़, गुआऊ ने घुसे घेर नबाड़, जोड़ पहाड़, जोड़ पहाड़, रोई दुखों को जोड़ पहाड़। ये जो अभिव्यक्ति उनकी हमारे पहाड़ के तमाम संदर्भ में है, इसको ये हीरा सिंह राणा को समझने के लिए बहुत सहायक होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हीरा सिंह राणा का एक मतलब तो ये है जो हमारा जो हम हीरा सिंह राणा की चेतना को समझते हैं। जी जी। हैं? एक आप लोगों ने शायद कम सुन पाए होंगे उनका एक गीत। उन्होंने अपने समय में एक गीत था, जैसे एक बहुत प्यारा गीत उनका था हमारी मातृभूमि पर। जी जी। वो उन्होंने मातृभूमि पर भी गीत को ऐसे कहा कि हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाँव झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो। अब इसका आगे आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जी जी। हम छु तेरो बीरा धर्मन जीरा, जी। हम छु तेरो बीरा धर्मन में जीरा, कृष्ण जी को चकरा छु हम, राम जी को तीरा तेरी जय जयकारी हो, अरे राम जी को तीरा तेरी जय जयकारी हो। मतलब इस ढंग से उन्होंने अब कहा। और मतलब जन्मभूमि की जब कहा तो उसमें एक बहुत अच्छा उनका पद है कि हम सब प्यारा चाल छो, मतलब ये उपमा कहीं और नहीं मिलेगी आपको। जी जी जी। हम सब प्यारा चाल छो, शो बागों का रियाल छो। शो का मतलब समझते हैं आप? ससून। शो का मतलब बाघ। अच्छा, बाघ, ओके। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे कहा कि लोगों से कहा हम सब प्यारा चाल छो, शो बागों का रियाल छो, बाद बेखरम कफन आज हम या शाल जला तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। तो इस ढंग के उन्होंने जो अपने गीतों में जिसे पूरे पहाड़ को और पहाड़ की चेतना को परिलक्षित किया है वो बहुत कमाल का है। तो हीरा सिंह राणा को एक रूप तो हीरा सिंह राणा का ये है। आपने एक उनका बहुत महत्वपूर्ण गीत सुना होगा इसी में जो हमारे चेतना के गीत हैं, वो है कि लश्का कमर बांधा। जी जी। तो उनका बहुत प्रतिनिधि गीत है कि लश्का कमर बांधा, हिम्मता का साथा, फिर भोला उजाली होली, कांते रौली राता। तो उनका ये बहुत लोगों को एक आह्वान गीत था ये। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने इसको कहा ना कि नीचे आदि में जो हिम्मत का हारो, हाई मेरी तकदीर को ने खरापण मारो, मेहनत की जोते ले जा आलसों न्यारो, खेनी बड़े नी बाता धरी बे हाथम हाथा, शीरे पानी की वे फुटेली जा मारू लो लाता, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। तो ये जो गीत था उनका ये प्रतिनिधि गीत था उत्तराखंड के लोगों को चेतना जगाने के लिए। जी, और एक जो हीरा सिंह राणा का जरा सा मैं इसे हट के थोड़ा और आ गया हूँ, ये तो मैं जनगीतों का एक आपको छोटा सा नमूना दिया। जी जी। लेकिन मैं जैसे अभी आपको एक बात कह रहा था कि हीरा सिंह राणा क्यों दुष्यंत पास और हमारे इनके सबके अदन गोंडवी के निकट हैं, तो उसमें अदन गोंडवी का एक बहुत अच्छा एक कविता थी, अदन गोंडवी की गजल है जी। वो ये है 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाज है, दिल पर रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जी जी। कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आवाज है। वाह, जबरदस्त। और हीरा सिंह राणा कैसे कहते हैं इस बात को जी। जय दिन जय हाय स्वतंत्र हम, यह झंड पर फरोण मचो, ढाई बीसी बरस दे तिरंग रंगण मचो। वो कहते हैं कि अब ये 2.5 बरस का मतलब हुआ उस समय 45 वर्ष हुए होंगे ना जी 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 आजादी को। हाँ, आजादी को। तो उसको उन्होंने ये गीत बनाया जी। तो ये तो एक पक्ष है जो मैं आपको सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं उनकी चेतना के गीतों पर, ये बहुत लंबा है लेकिन मैं चेतना के गीतों को अभी इतना ही इसी पर स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें चेतना के गीतों पर बोलूंगा तो बहुत लंबा है जी, जी, जी। लेकिन मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए कि उनके गीतों में क्या क्या परिलक्षित होता है जी सर। तो ये उनके गीतों का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको हम इस रूप में देखते हैं। अब थोड़ा सा हम उनके आते हैं उनके बिंब और उनकी गीतों में और क्या है जी। तो बहुत सारे लोगों ने उनके जो श्रृंगार के गीत समझ के लोगों ने उनके गीतों को सुनना शुरू किया जी जी।
शायद आपकी जानकारी में हो भी, मुझे नहीं पता है। उनका एक गीत है रंगील बिंदी घाघर काई, हाँ हाँ हाँ, लाल किनारवाए हाय हाय रे मिल जाता। वाह। हैं, और ये गीत को लोग बहुत सुनते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। और हीरा सिंह राणा जब भी किसी मंच में जाते थे, हमारी पीढ़ी में तो सबसे ज्यादा डिमांड में था ये गाना उनका। हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड में था। आपको जान के आश्चर्य होगा, हो सकता है आपको पता हो। जी जी। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये गीत हिमालय के सौंदर्य पर है। अच्छा। मजे की बात यह है कि हिमालय के सौंदर्य पर है गीत, और इसका बिंब, और इसको हम एक अपनी प्रेयसी के साथ और एक महिला के सौंदर्य के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये बड़ा कमाल की बात है। वाह। कि ये आप ऐसे समझिए कि हीरा सिंह राणा जी ने सूर्योदय का वर्णन किया है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको जी। बहुत मतलब इससे समझ में आएगा कि हीरा सिंह राणा की का फलक कितना बड़ा है सोचने समझने का। और हीरा सिंह राणा की रचनाओं में बिंब और जो उनका शिल्प है, और विशेषकर जो उसमें आपका शब्द चयन है, उसको आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। जी जी जी। कि जैसे उन्होंने हिमालय का वर्णन कैसे किया है, बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारवाई हाय हाय रे में जाता। जी जी जी। तो बिंदी क्या है? बिंदी उगता हुआ सूरज है। वाह। उपमा बहुत जबरदस्त है। हाँ, बिंदी घाघर काई, और उसका जो श्वेत पूरा पट्टी है हिमालय की, जी जी, वो उसकी साड़ी है। वाह। और उसकी जो लालिमा है, वो उसका किनारा है साड़ी का। तो बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारवाई हाय हाय रे में जाता। तेरा मतलब कितना बड़ा सौंदर्य है जिसने इतनी बड़ी बिंदी लगाई है। और ये कहा उन्होंने। अब आगे सुनिए। जी जी जी। उन्होंने कहा कि बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारवाई हाय हाय रे में जाता। अब दुनिया के किसी भी कवि में मुझे लगता है कि हीरा सिंह राणा उन बिरले कवियों में बहुत कम संख्या में ऐसे कवि होंगे जिन्होंने महिला के सौंदर्य को श्रम के साथ जोड़ा हो। जी जी। किसी महिला के सौंदर्य को श्रम के साथ जोड़ा हो और उसको हिमालय की सौंदर्य के साथ मिलाया हो। जी। तो उसने कहा कि एक हाथ दातुली तो एक हाथ ऐना, एक हाथ दातुली तो एक हाथ ऐना, नौ पाटे घाघेरी परा रेशमिया सेना है हाय रे में जाता। जी जी जी। अब ये रेशमिया चैन क्या है? ये रेशमिया चैन वो है कि जो पूरा नौ पात का घाघरा है, जो पूरा उत्तराखंड का ऊपर से है, जो हमारी पूरी बसासत है, और उसके नीचे जो तराई है, वो उसकी घाघरे की नीचे की पट्टी। जी। और इस प्रकार से उन्होंने इस पूरे हिमालय के सौंदर्य को बताया है। और उसको अगर एक प्रेयसी के साथ भी उसको जोड़ें तो बहुत ही एक बहुत अच्छा बिंदु भर के आता है। जी, तो इसलिए हीरा सिंह राणा के गीतों को इस रूप में भी देखना चाहिए। तो एक तो उनकी ये बहुत विशेषता है गीतों पर। और उन्होंने जैसे एक और आप लोगों ने एक गीत सुना होगा उनका कि आजकल है रे जवाना मेरी नौली पराना। जी जी जी। आजकल है रे जवाना मेरी नौली पराना में तमाम लोग डांस भी करते हैं, गाते भी हैं। जी। तो नौली पराना को भी बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं और गीत भी बहुत अच्छा है। नौली पराना भी हमारे आजादी का गीत है असल में। अच्छा। और उन्होंने आजादी के गीत को उन्होंने कहा कि तू एक यौवना है, मतलब हमारी आजादी को कहा। जी जी। हमारी आजादी को कहा कि तू नव यौवना है जिसमें अभी बहुत सारी चीजों की संभावनाएं हैं ताकि हम पूरे एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि आजकल है रे जवाना मेरी नौली पराना, मेरे मन के है रे बाना मेरी नौली पराना। इसका मतलब है कि ये जो भारत है, जो मेरा देश की आजादी है, वो अभी अपने पूरी यौवन पर है। जी जी। और मैं उसके जितने संसाधन है, जितनी चीजें हैं, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करें, मतलब ताकि हम एक बहुत अच्छे राज्य का निर्माण कर सकें। तो उसमें एक है कि मैं थापत जो तेरो थाना मेरे नौली पराना एक शब्द आता है ना उसमें। तो वो थापना ये है कि जब वहाँ पर आपका सल्ट में कुमार में जो शहीदों के लिए जो स्मारक बना ना, जी जी, उस स्मारक को प्रतीक बना के कहा है उन्होंने। अच्छा। कि तो हाँ, तुम शहीदों के तमाम के में इनको, क्योंकि तेरे पूरे इलाके में नाम है, कहते हैं तेरी मेरी चर्चा है, कहते हैं ना पूरे इलाके में, गीत में है ना। जी जी जी।
तेरे मेरे प्यार की तरता है करके ना, जी, तो जी। वो प्यार जो है देश का प्यार है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से उनके गीतों का बिंब जो है ना बहुत ही व्यापक और बहुत ही बड़ा है, मेरा कहने का मतलब जी, जी, जी। है। और जब भी हम हीरा सिंह राणा को हम देखते हैं तो हम इसी रूप में देखते हैं। तो उनका पूरे गीतों की अपनी उनकी एक विशेषता है, वो यही है कि वो समाज के प्रत्येक हिस्से को और प्रत्येक चीजों को उसी ढंग से देखते हैं जो हमारे समाजों के अंदर होता है। तो इसलिए हमको इस बात को ना वो है। और एक उनकी और सबसे बड़ी बात जो हीरा सिंह राणा जी की है जी। वो ये है कि उन्होंने हमेशा बहुत निचले तबके के लोगों के प्रसंगों को उठाया है, जी। बहुत आम आदमी के प्रसंगों को उठाया है। जैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में ना कहा कि एक उनका बहुत अच्छा गीत है महिलाओं के दर्दों को, है के सुनो तुमको पहाड़ा श्रेणियों को गीत रोजे रे भागम ठोका भाजीत है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पहाड़ के महिलाओं की क्या व्यथा सुनाऊं, है उनकी उसमें तो रोज ही पीड़ा है। जी, जी, जी। है? तो ये उनकी गीतों की बहुत बड़ी विशेषता है। और उन्होंने कई बार क्या किया है ना, लोगों को चिताया भी अपने गीतों से। जी, जी। है? तो जैसे उन्होंने जैसे महिला के बारे में जो उनका अद्भुत महिला की जो हम महिला के साहस और उसकी वेदना को जो कहना, जैसे उन्होंने कहा ना क्या गरीबों क्या शौकारा श्रेणी, मतलब उन्होंने कहा क्या गरीबों की और क्या सेठों की बीबियां कोई भी हो, मतलब महिलाएं हो, मतलब क्या गरीबों क्या क्या शौकारा की श्रेणी पहाड़ा श्रेणियों ले भूभूति रहनी है। फिर ले पहाड़ा हंसिया चली, उसके बाद भी जो पहाड़ की लड़कियां हैं इन पहाड़ों पर मुने दीनी है। नारी समाज अलग पहाड़े की नारी विकास के संगम में पानी की धारी, मतलब उनका विकास के संगम में पानी की धारी के रूप में है, मतलब तो उन्होंने इस ढंग से उसको अभिव्यक्त किया। लेकिन कभी कभी जब उन्होंने महिलाओं के सौंदर्य के बारे में भी बात की तो उसमें भी बहुत विशिष्ट रूप से उन्होंने उसको रखा है। जैसे उनका बहुत अच्छा गीत आता है सौंदर्य का, उसको भी मैं बीच बीच में कहते जाता हूँ कई बार जहाँ पर मौका लगता है ना। जी, जी, जी। यो जौवन तू जौवन हितय माठू माठू, ऐसे गाते थे ना उसको। यो जौवन तू जौवन हितय माठू माठू, यो जौवन तू जौवन हितय माठू माठू, तू एक गोपन हितय माठू माठू, तू एक गोपन हितय माठू माठू। इस ढंग से उनका पूरा ये जो उसमें भी सौंदर्य था। तो कमाल का हीरा सिंह जी का ये हम लोग देखते हैं उनके अलग अलग रूपों में। तो एक तो मैं उनका ये रूप कह रहा था आपसे कि बहुत अच्छा कृष्णा का रूप है। एक उनका जो है आपका सौंदर्य का रूप है। दूसरा उनकी कविता गीतों में जो साहित्य की जो बहुत गहराई है, बिंबों की हो, चाहे वो आपके शिल्प की हो, चाहे वो शब्द संरचना की हो, चाहे वो भाव की हो। जी, जी। तो वो ये सारी चीजों को हीरा सिंह राणा ने बहुत तरीके से रखा है। और मैं समझता हूँ कि हीरा सिंह राणा को इसी रूप में समझने की जरूरत है। और हीरा सिंह राणा पर तो मैं जितना बोलता जाऊंगा बहुत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मगर संक्षिप्त हम इतनी बातें कहें तो ये काफी महत्वपूर्ण है उनके लिए। और अगर आपको कोई और मुझे पूछना है तो आप बताइए सर। हाँ, मैं एक दो सवाल मेरे हैं। एक सवाल तो यही है कि एक आपकी किसी पुस्तक में या कहीं मैं आपके आर्टिकल में पढ़ रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ किसी इवेंट में कोई गाना सुनते हुए या किसी उसको सुनते हुए, कविता को सुनते हुए हीरा सिंह राणा जी की रो पड़ी थी। क्या था वो क्या था वो वाकया, वो थोड़ी हम जानना चाहते हैं। वो वाकया ये था कि वो बताते हैं कि जब गोविंद वल्लभ पंत जी की पहली पुण्यतिथि थी, जी, या पहला जन्मदिन था शायद, पुण्यतिथि थी शायद। जी, जी। तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती ललिता जो शास्त्री थी वो भी आई थी जी। और ये हीरा सिंह राणा जी ने वहाँ पर एक गीत प्रस्तुत किया था जी। वो गीत था आलेली बाकेली लेली छो जी। तो उस गीत के लिए उन्होंने क्या किया कि बकरी वगैरह इसका उसका सब इंतजाम करके एक बढ़िया उन्होंने स्टेज बनाया था उसमें। जी, जी, जी। तो जब इन्होंने वो गीत सुना तो इनकी असल में बहुत मतलब पंत की श्रीमती हुई हो। जी, जी।
और ललिता जो शास्त्री हैं उनको भी वो काफी पसंद आया। उनका वो ज्यादा भाषा तो समझ में नहीं आई, लेकिन भाव समझ में आया। जी जी हैं? जी तो ललिता जी ने कहा, बताते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक गीतों का जो वो होता है, क्या हुआ, जो एक जानवर मतलब एक बकरी के उसको मानक बना के ना, जी 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 पूरी जो वेदना को उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस पर उनका था। तो गोविंद वल्लभ पंत जी की जो श्रीमती जी, उनको अपना बचपन और अपना गांव याद आया। जी जी तो उन्होंने कहा कि तुमने इस गांव को पूरा मेरे जो है मेरी पूरी स्मृतियों को यहाँ पर जीवित कर दिया, जीवंत कर दिया। जी जी। इसलिए उन्होंने जो है एक ये चुनता है। अच्छा अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, हाँ चूँकि दिल्ली सरकार ने जब ये बनाई थी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी, तो उसका उन्हें उपाध्यक्ष बनाया था, जबकि आज तक उत्तराखंड की अपनी लोक भाषाओं की कोई अकादमी नहीं है। ऐसे में कभी चर्चा हुई हो और उनको इस बारे में उनकी कुछ राय आपके सामने आई हो? नहीं, ऐसा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे जैसे हीरा सिंह राणा हो, नरेश सिंह नेगी हों, या जितने भी हमारे और लोग रहे हैं, तमाम लोगों का हमारी भाषा और हमारी संस्कृति के प्रति अपनी वो पढ़ाई है, दृष्टिकोण पढ़ाई के होना चाहिए। जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अभी जो हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात भी केंद्र के साथ थी जी। कि हमारी जो 2000 में बहुत सारी भाषाएं थी, क्योंकि पहले 18 भाषाएं जो है हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में संविधान की शामिल थी। तो 2000 में 6 भाषाएं और शामिल की गई। तो उस समय हमारे उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के अलावा देश की 40 भाषा और बोलने वाले लोगों ने भी भारत सरकार से कहा कि हमारी भाषाओं को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में विशेषकर मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जब तक समझ वाले लोग नहीं आते, जब भी सत्ताओं में सांस्कृतिक और साहित्यिक समझ के लोग जब आएंगे, तब तक वो संवेदन होंगे। और जब भी ये साहित्य और संस्कृति से विरक्त लोग जब सत्ता में आते हैं, तो उनकी संवेदनाएं भी मर जाती हैं। तो इसलिए हमारे लोगों में भाषा और संस्कृति के प्रति कोई संवेदना नहीं है। और जितने भी लोग सत्ता में बैठते हैं, उनके लिए भाषा और संस्कृति बहुत मायने नहीं रखती है। जी जी। तो हमारे उत्तराखंड के लोगों में तो इतना लंबा समय हो गया, हमारे यहाँ 20 साल हो गए राज्य बने हुए, हमारे यहाँ अभी तक हमारी अकादमी नहीं है। जी। हमारी भाषा की अकादमी नहीं है। लेकिन दिल्ली में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया अपनी अकेडमी बनाने का। जी। और इसमें दिल्ली में मैं उस सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअली इस बात को कह रहा हूँ। अगर आप उस भाषा के बनने की कहानी को सुनेंगे, जी, जी। तो आपको लगेगा कि वास्तव में कैसे लोग सत्ता में आने चाहिए, मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। हुआ क्या था कि एक बहुत पुरानी दिन की बात थी। मुझे रात को 11 बजे सुशील बहुगुणा जी का फोन आया। सुशील बहुगुणा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एनडीटीवी में आप जानते हैं। जी जी जी। सुशील बहुगुणा जी। तो सुशील बहुगुणा जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि सारुदा, एक बात बताओ कि हमारी एकेडमी दिल्ली में क्यों नहीं है, साहित्य एकेडमी। जी जी। मैंने कहा इसलिए नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो नहीं है, मुझे क्या पता वो कहाँ से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा सारुदा, मैं बोल रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से। जी। मनीष, ये तब की बात है जब 49 दिन की सरकार बनी थी। जी जी। आपकी। तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को फोन देके मेरे से बात कराई। जी। तो मनीष जी ने कहा कि सारू भाई, मुझे एक बात बताओ कि ये दिल्ली में आप लोगों की एकेडमी क्यों नहीं है। तब मैंने कहा किसी ने नहीं बनाई तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे, वो नए थे, उन्होंने कहा क्या आप बता सकते हैं कैसे बनती है। मैंने कहा बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या करना होगा। मैंने कहा मैं बता दूँ। मैंने कहा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा अरे हाँ, इतनी सारी अकेडमियाँ हैं, मेरे पास फाइल आई थी। तो मुझे लगा कि पहाड़ के लोगों की अकेडमी होनी चाहिए, इतने सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। जी जी। तो मैंने क्या किया, मैंने रात को अपने यहाँ बैठा घर में। तो मैंने रात को मैंने ड्राफ्ट किया पूरा उसका एकेडमी कैसी होनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक कवरिंग लेटर बनाया जिसमें मैंने उत्तराखंड की एकेडमी की अपील की, अपनी तरफ से की मैंने अपने नाम से। जी जी जी। और मैं सुबह मैंने एक टैक्सी बुक करके मैं सब लोगों के पास गया, जिसमें मंगली डबराल जी, जिसमें उसमें राजेंद्र धस्माना जी जिंदा थे वो हो गए, पंकज बिष्ट जी हो गए, और हमारे मतलब मैंने 36 लोगों के दस्तखत कराए, साहित्यकार, संगीत, कला, पत्रकारिता में जितने भी लोग थे। जी जी। उनके दस्तखत कराए के दूसरे दिन शाम को फिर मैं मनीष सिसोदिया जी से हम लोग मिलने गए, मैं और सुशील बहुगुणा। जी जी जी।
तो उन्होंने उसको अपने मंत्रिमंडल में इसमें पास किया, उनकी सरकार चली गई। हाँ 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 हाँ। तो उनकी सरकार चली गई तो दोबारा आई, तो फिर उसके बाद कई झंझट कई चीजें हुई, होते 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 पिछले साल उन्होंने इस एकेडमी की घोषणा कर दी जी। जो और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मनीष सिसोदिया को इस बात की समझ थी कि साहित्यिक और सांस्कृतिक कोई मंच होना चाहिए, तो उन्होंने इस बात की पहल भी की और हम लोग पहले से भी उसमें अपनी वो करे, तो लेकिन वो हुआ। और ये हमारी सरकार के लिए, उत्तराखंड की सरकार के लिए भी बड़ा सबक ही नहीं बल्कि बहुत उनको शर्म भी करनी चाहिए इस बात पर। जी जी जी। कि दिल्ली सरकार ने कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी एकेडमी बनाई और जिस राज्य की भाषा वो है वहाँ उसका कोई एकेडमी नहीं है। तो इससे दुर्भाग्य और कोई बात नहीं। तो अभी हमारा ये सब लोगों का प्रयास है कि वहाँ भी बने, लेकिन अभी ये है कि हीरा सिंह राणा हमेशा इस बात की हिमायत की कि हमारी जो भाषाएं हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। तो हुआ ये कि उस समय लोगों ने कहा कि कैसे लोग उसमें आने चाहिए, तो हम सब लोगों के मन में एक बात थी कि साहित्य, संगीत, कला और विशेषकर हमारे पहाड़ के संदर्भों को जो बहुत अच्छे ढंग से जानता है वो आदमी हमारा उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो हीरा सिंह राणा जी के बारे में हम लोगों ने कहा, तो सरकार ने वो बात को मान भी लिया और हीरा सिंह राणा हमारे उपाध्यक्ष भी बने। और एक ये दिक्कत रही कि इस बीच जब से उपाध्यक्ष बने तब से कुछ न कुछ राजनीतिक दिक्कतें भी होती रही। जी जी जी। कभी चुनाव हुआ, कभी आधा 3 साल लग गई और उसके बाद जैसे कुछ काम करने का समय आया था तो ये कोरोना का मामला हो गया और अभी अब हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये एक यात्रा है उसकी मतलब बन गई। अच्छा। ये पूछिए सर। एक सवाल ये भी आता है कि वे खुद मतलब कभी आपकी बातचीत हुई हो और उन्होंने कभी ऐसा बताया हो कि मैं इन लोगों से प्रभावित रहा हूँ, कवियों में, राजनेताओं में, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि वो इंद्रमणि बडोनी और जगत सिंह शायद नाम मैंने पढ़ा था, इन 2 ही राजनेताओं से प्रभावित रहे या इन्हीं के विषय में ज़्यादा बातचीत करते थे? नहीं, पहली बात तो यह है कि वो सबसे पहले नागार्जुन और अज्ञेय से प्रभावित थे। अच्छा। अज्ञेय और नागार्जुन के साथ मतलब वो रहे और फिर उसके बाद नागार्जुन के साथ तो उनकी मुलाकातें भी होती रही। जी जी जी। और वो असल में उनका जो लिखने का प्रभाव था वो तो जनगीतों जैसा था, मतलब जो लोग भी जनगीत या जन कविताएं लिख रहे थे, हीरा सिंह राणा का रास्ता वही था नंबर 1। और राजनीति में जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने क्या किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ढंग से प्रभावित होते थे, लेकिन वह एक बहुत लो प्रोफाइल आदमी थे। जी जी। और उनको कई बार क्या लगता था कि जो भी समाज के लिए, पहाड़ के लिए लोग ठीक कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जी जी। तो वो लगातार आंदोलनों के साथ भी खड़े रहे और उनका जो राजनीतिक रूप से मेरे ख्याल से सबसे पहले उनका संपर्क जो है केसी पंत से हुआ था। अच्छा। केसी पंत जी से उनका संपर्क हुआ था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत केसी पंत जी के लिए उन्होंने इलेक्शन वगैरह में कुछ काम किया होगा उस ढंग का, गाने गुने में उस ढंग का। और फिर दूसरे जो व्यक्ति उनको मिले वो मिले थे हेमंत बहुगुणा। अच्छा। तो हेमंत बहुगुणा जब मिले तो हेमंत बहुगुणा के समय में उन्होंने जब ये दलित मजदूर किसान पार्टी बनी थी, तो जब पूरे देश के वो में तो हेमचंद्र बहुगुणा एक बहुत बड़े आइकॉन के रूप में देश की राजनीति में थे ना, विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आप कह सकते हैं उनको। तो उनका एक नाम था। तो उस समय जो जब वो पूरे पहाड़ के भ्रमण पर थे तो तब उन्होंने एक गीत बनाया था, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथ फिर बोला उजाली हुई कातर नौली राता। ये उन्होंने उन्हीं के लिए बनाया था हेमचंद्र बहुगुणा के। अच्छा। जब वो इंदिरा गांधी के साथ ही सब कुछ हो रहा था तो तब उन्होंने ये गीत बनाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। फिर जो उनका बहुत नजदीकी लगाव रहा वो रहा उनका बिया टमटा जी के साथ। अच्छा। बिया टमटा जी हेमचंद्र बहुगुणा जी के साथ थे। जी जी। तो जब जनता पार्टी टूटी थी बाद में, तो ये जब दलित मजदूर किसान पार्टी करण सिंह और इंडियन लोकदल बना, तो ये सच की बात है। तो तब इन्होंने तब टमटा जी के लिए काफी काम किया। टमटा जी उस समय पहाड़ के तमाम सरोकारों के जुड़े रहते थे और उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से चुनाव भी लड़ा। जी जी जी। तो ये उनके प्रभाव क्षेत्र में ये लोग आए। और हीरा सिंह राणा का प्रभाव ऐसा भी, हीरा सिंह राणा वहाँ के जितने भी जन सरोकारों के जितने भी बड़े लोग हैं ना, जी जी जी, और जिन जिन लोगों ने वहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी समय समय पर, उन सब के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। तो ये उनका एक सरोकार का।
अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ी सी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि लंबे समय से बीमार थे तो कभी अस्वस्थता के कारण उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया हो कि अब सक्रियता नहीं हो पा रही है? क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से तो वो लंबे समय से बीमार होने के बावजूद सक्रिय रहे हैं। हाँ, नहीं, वो बीमार नहीं थे असल में। जी जी। बीमार तो कभी नहीं रहे, बीमारी का तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उनका बीच में जो एक्सीडेंट हुआ ना, जो पाँव उनका, हाँ वही। हाँ, वो पाँव वाला जो रहा, जी जी जी। वो उनकी तकलीफ जरूर रही। उनको शारीरिक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। तो जब वो हृदय का हुआ तो वो तो पिछले 2-3 साल का ही अंदर का है मामला। और उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे, उसमें तो कहीं कमी नहीं आई। अच्छा। और वो अभी तक भी थे। अभी मेरी 4 दिन पहले भी उनसे जब बात हुई थी, जी जी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। तो ये सारा है, वो तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, इस वाला तो कोई नहीं। और कभी उन्होंने ऐसा खास जिक्र भी नहीं किया। जी जी। लेकिन कल उनकी श्रीमती जी ने मुझे बताया कि उन्होंने आखिर बात 2:30 बजे जब वो खत्म हो रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मुझे चारू से मिला दो और मुझे उससे कुछ बातें बतानी उसको। जी जी जी। ये भी उन्होंने आखिरी शब्द कहा था। तो मेरा तो उनके साथ अपने किस्म का ही लगा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से सारे फलकों पर हमसे बातचीत की हीरा सिंह राणा जी के संबंध में। और उनके मतलब हम जैसे रंगीली बिंदी घाघरी काई को आज तक ये मान के चलते थे कि वो नवयौवना के लिए है, और उस तरीके से आपने ये एक बिंब बताया कि उसका हिमालय के साथ बिंब है। इस तरीके से आपने कई चीज़ों को विस्तृत फलक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।